जिस उम्मीद से ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे वो अब पूरी होने वाली है और इससे राजभर जात के लोगों को नौकरी के साथ ही कई और लाभ मिलने वाले हैं। क्योंकि भर और राजभर जाति को ओबीसी से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने की कवायद योगी सरकार ने शुरू कर दी है। खबर है कि राजभर जाति को एसटी वर्ग में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए योगी सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। फिलहाल यूपी में राजभर जाति ओबीसी कैटेगरी में आती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजभर जाति को एसटी में शामिल किया गया है। और एसटी कैटेगरी का लाभ लेने के लिए राजभर ने ये बड़ी पहल की है और एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर जाति पर सरकार ने फैसला कर लिया है। क्योंकि ओपी राजभर ने गठबंधन के दौरान शर्त भी यही रखी थी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे राजभर को रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। जिन शर्तों के साथ ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए थे, जो भरोसा बीजेपी ने राजभर को पिछले 10 दिन पहले दिया था, अब वो पूरा होने वाला है। क्योंकि राजभर जाति को एसटी वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव योगी सरकार ने केंद्र को भेज दिया है। समाज की चाहत थी, समाज की चाहत को हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया। उस आदेश का पालन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले कि ये हाई कोर्ट का आदेश है कि अभी 14 जुलाई को एक आदेश 11 मार्च 2022 को हुआ, फिर उसके बाद ये चौथा आदेश है। मुख्यमंत्री जी से लेकर हम लोग मिले, बताए कि 14 जुलाई को आदेश हुआ कि 2 महीने के अंदर प्रस्ताव भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का दिल्ली केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार भेजे। तो उन्होंने उसको कहा कि आदेश की कॉपी सब लोग मिला करके जो भी पुराना नया सब आदेश उपलब्ध करा दो। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजभर बिरादरी को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के पीछे कई वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ओपी राजभर का अपने समाज में भरोसा और विश्वास कायम रखना। क्योंकि जिस जाति की वो राजनीति करते हैं, उस वर्ग का वोट ही उनकी ताकत है और सियासी दांवपेच उनका हुनर। इन्हीं तो हथियार के दम पे वो सियासत में सौदेबाजी करते रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में राजभर वोट करीब 4% है, जबकि पूर्वांचल में राजभर वोटर करीब 18% हैं, जो किसी भी दल का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। यही वजह है कि बीजेपी मिशन 80 के लिए राजभर को जरूरी और मजबूरी दोनों समझ रही थी, लेकिन राजभर के साथ आने पर अब एनडीए मजबूत हुई तो सपा का खेल बिगाड़ना तय माना जा रहा है। बधाई देता हूँ अपनी सरकार को, कम से कम काम हो रहा। पिछली सरकारों ने जिसे उपेक्षित रखा था उसे हम कर रहे हैं। हमने तो निषाद पार्टी एक निर्णायक दौर पे है कि हमने इस जो संविधान में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है कि इसको हमने आरजीआई से लिखवाया और जिस तरीके से उत्तराखंड में शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, उसमें प्रजापति, कुम्हार, टमटा को लिस्ट बनाया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मझवार जाति ने जातियों का समूह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव भेजा, मेरे पास डॉक्यूमेंट रखा है, उन्होंने भी मना कर दिया। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापति, निषाद, कश्यप, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा, इनको अनुसूचित जात में परिभाषित कर दिया था। जात प्रमाण पत्र बनने लगे थे और यही ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी से मिलकर इस आरक्षण को रुकवाने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी से बीजेपी को उम्मीद है कि गाजीपुर और बलिया के साथ ही आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, चंदौली, मछली शहर में एनडीए मजबूत होगा। ओम प्रकाश राजभर जिस जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं, वो बलिया लोकसभा सीट में है। वहीं जाखनिया सीट से भी 2022 के चुनाव में एसबी-एसपी के बेदी राम जीते थे, जो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में राजभर मतदाताओं की तादाद अधिक है, जो एक बार फिर निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। क्योंकि राजभर बिरादरी को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। दरअसल पूर्वी यूपी में कास्ट फैक्टर सबसे अधिक हावी रहता है, जबकि इस मामले में राजभर का वोटर सबसे कट्टर है। राजभर जिधर जाते हैं, वोटर भी उधर जाता है और यही वजह है कि राजभर समाज से जो वादा किया गया था, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात कर लेते हैं ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली। अब बुधवार को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। ये माना जा रहा है कि कल ही हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुना देगा। दरअसल 24 जुलाई यानी कि एक दिन पहले एएसआई टीम ज्ञानवापी पहुंची थी। इस दौरान 3 घंटे तक सर्वे टीम ने परिसर की जांच की। दीवार, गुंबदों और चबूतरे का निरीक्षण किया गया, लेकिन सर्वे शुरू होने के 3 घंटे बाद सर्वे पर रोक लग गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर आगे का फैसला छोड़ दिया। तो वहीं आज हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कल फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल तक के लिए, कल भी सुनवाई होने वाली है। और ये माना जा रहा है कि कल ज्ञानवापी में सर्वे पर हाई कोर्ट से फैसला आ सकता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, इसका पता सर्वे से ही लगने वाला है। काशी की चौखट पर जैसे ही सर्वे की टीम पहुंची, हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गई। हर जुबान पर बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे, मानो 353 साल पुराना चैप्टर आज ही क्लोज होने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी में सर्वे पर तत्काल रोक लग गई और फिर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। यानी कोर्ट टू कोर्ट के बीच फंसे सर्वे की लड़ाई में अब कल फैसले की घड़ी है। देखिए, इसमें मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं। ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रजिस्ट्रार लिस्टिंग उसको कोर्ट के सामने रखेंगे। ये उनका अपना इंटरनल एक कार्रवाई है। पर जहां तक हमारे केविएट फाइल करने का सवाल है, हमने केविएट फाइल की, हमें कॉपी मिली है और जैसे ही लिस्टिंग की कोई भी नोटिस आएगी या अपडेट मिलेगा, हम आपको बताएंगे। आज कोर्ट में उसमें बस थोड़ी देर बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने उसमें जजमेंट रिजर्व कर ली। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद वाले डाउट दूर करने के लिए एएसआई सर्वे का कोर्ट से आदेश आया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर भी आपत्ति हो गई और जैसे ही मामला जिला अदालत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 2 दिन के लिए इस सर्वे पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई यानी कल शाम तक का हाई कोर्ट को वक्त दे दिया। हमें कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर है वो लीगल है। मुस्लिम पक्ष अपनी तर्क, अपनी बातें वो लोग करेंगे कि भाई हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कैसे किया। हमारे पास सारी बातों का जवाब है, सब लीगल ऑर्डर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम अपना हम अपना आर्गुमेंट एडवांस करेंगे और हिंदू पक्ष के बिहाफ पे और भी एडवोकेट जो हैं, वो विष्णु शंकर जैन है, हम हैं, सब लोग हम अपना आर्गुमेंट अपना करेंगे और निश्चित तौर पे वहाँ मंदिर बनना चाहिए। पहले एएसआई सर्वे के लिए कोर्ट से आदेश और फिर उसी आदेश पर तत्काल रोक के बाद हिंदू पक्ष अब उस इंतजार में है जब 2 दिन का स्टे खत्म होगा। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति की मांग की गई थी। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। साथ ही हिंदू पक्ष ने ये भी दावा किया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था मंदिर तोड़ने का दावा झूठा है। हिंदू पक्ष ने कहा था औरंगजेब ने तोड़ा मंदिर, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था समतल जमीन पर मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष ने कहा था दीवार पर हिंदू चिन्ह है, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कारीगर हिंदू थे इसलिए हिंदू चिन्ह है। यानी दावों और वादों के बीच अब इंतजार उस घड़ी का है जब हाई कोर्ट में सर्वे को लेकर फैसला आएगा, क्योंकि आज हाई कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई हुई। सर्वे को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया। कल हाई कोर्ट से इस पर फैसला आ सकता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मेरे साथ हैं। काशी में पूरा सर्वे का काम जो चल रहा था उस पर सवाल ले लेते हैं। सर, ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर को लेकर के एक सर्वे का निर्देश दिया गया था, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कुछ दिनों के लिए। किस तरह से पूरे मुद्दे को माननीय न्यायालय के निर्णय का हम लोग इंतजार करेंगे और जो भी माननीय न्यायालय कहेंगे उसका हम अनुपालन करेंगे। यानी कल की सुबह एक बार फिर हिंदू पक्ष के लिए उम्मीदों की किरण लेकर आएगी, क्योंकि जब तक सर्वे पर रोक रहेगी तब तक मंदिर या मस्जिद की तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। क्योंकि पहले जिला कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब फैसले का दिन भी आ चुका है, जिसका इंतजार भोले के भक्तों को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात एक अच्छी खबर की। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस वाला प्रदेश बन गया है। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। और यही संदेश अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को दिया है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दें कि रेवेन्यू सरप्लस होता क्या है।
वित्तीय वर्ष में इनकम आय अनुमानित आय से अधिक हो और सरकार की टैक्स से होने वाली इनकम विकास पर खर्च किए गए धन से ज्यादा हो। सरकार के पास ज्यादा पैसे हैं तो इसे अलग अलग क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और जन कल्याण में ये पैसे खर्च किए जाते हैं। और इसी से सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य का बेहतरी से पता भी लगता है, जिसमें यूपी अन्य राज्यों के मुकाबले अव्वल है। योगी नीति से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। चाहे रोजगार की बात हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की और इसका असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस वाला प्रदेश बन गया। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में कोई कोताही न बरती जा रही है। दरअसल सीएम योगी ने कहा, यूपी सरकार ने 5.50 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कर मुख्य धारा में शामिल किया है। साथ ही कहा कि 837 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपए किया जाए, आय बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जाए और उन्हें लागू किया जाए। सीएम ने कहा कि वर्ष 2016-17 में उत्पाद कर से 12,000 करोड़ रुपए उत्पाद कर मिलता था, आज ये बढ़कर 52,000 करोड़ रुपए हो चुका है। उस समय प्रदेश सरकार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए होता था, जो आज बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। योगी ने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है और हर हाल में बिना रोक टोक के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराएंगे। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश भी दिया। साथ ही विकास में धन की चिंता नहीं करने की नसीहत भी दी। योगी सरकार विकास की रफ्तार को उत्तर प्रदेश के लगातार बढ़ा रही है और अब उत्तर प्रदेश रेवेन्यू के मामले में सरप्लस वाला राज्य बन गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से एक समृद्ध राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। और यही वो वजह है कि विकास की तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार जमीन पर उतारी जा रही हैं। बजट की कोई कमी नहीं है और रेवेन्यू के मामले में उत्तर प्रदेश सरप्लस वाला राज्य हुआ है। उत्तर प्रदेश में विकास की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। इसके लिए सीएम योगी ने अपने सभी विभागों को रेटिंग का प्रावधान रखा है। कई निगम ऐसे थे जो वर्ष 2017 से पहले बंद होने के कगार पर थे, लेकिन सीएम योगी के नेतृत्व में आज वो फायदे में हैं। चाहे वो सहकारिता विभाग की सरकारी बैंक हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के तमाम निगम हो, सीएम योगी वित्त विभाग को लगातार इस संबंध में निर्देश देते रहते हैं। वित्त विभाग की समीक्षा में इस बात की पुष्टि हुई है कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू में सरप्लस वाला प्रदेश हो गया है। या आज हम एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रिमूवल की जब हम बात करते हैं, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की, तो फिस्कल पॉलिसी का जो इंटरवेंशन है उसके साथ सीधे रिलेशनशिप निकल के आ रहा है। हम जल्दी ये स्टडी भी रिलीज करेंगे, लेकिन अभी जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं वो यही इंडिकेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के बजटरी प्रोसेस का फिस्कल इंटरवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अगर ये धीरे धीरे इंप्रूव होता है जैसा कि मुख्यमंत्री जी क्लेम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा होगा। सीएम योगी का मकसद है प्रदेश में विकास की क्रांति लानी है, जिसे आगे बढ़ाने में फंड की कोई कमी नहीं है। और इसी संदेश के साथ एक बार फिर सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास के काम में किसी भी तरह से रुकावट न हो। तमाम जो विभाग हैं वो फायदे में हैं। जाहिर सी बात है कि ये योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का ही असर है कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक ढांचा सशक्त हुआ है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। विपक्ष के इंडिया नाम पर अब भी संग्राम छिड़ा है। इस बार पीएम मोदी ने विपक्ष के नए नाम पर करारा पलटवार किया है, हमला बोला है और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इंडियन मुजाहिदीन तक का नाम गिना दिया। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा, हताश और दिशाहीन है। अब तो ऐसा लगता है कि इन्हें लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा ही नहीं है, ये कहना प्रधानमंत्री का, क्योंकि कुनबे का इंडिया नाम लगाने से ही इंडिया नहीं हो जाता। ऐसे में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया शामिल है। और इसी हमले से अब विपक्ष में खलबली मच गई। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट।
बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने किया है विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला। पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, विपक्ष बुरी तरह से हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं। मॉनसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते वक्त पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर बड़ा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया नाम लगा लेने से ही इंडिया नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। 18 जुलाई को बेंगलोर में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई। उस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। उस दिन से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या इंडिया एनडीए पर बढ़त बना ली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से विपक्ष के गठबंधन के नाम पर हमलावर हुए, उससे एक बात साफ हो गया कि पीएम किसी भी तरीके से विपक्ष को कोई वॉक ओवर नहीं देने जा रहे हैं। पीएम मोदी के बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है और पीएम मोदी के बयान को गलत बता रहा है। देखिए, विपक्ष को इस तरह से जो दुर्गति बना दी है वो उचित नहीं है। मुझे लगता है पहल करनी चाहिए सरकार को। संसद तभी चलती है जब सरकार चाहती है। अब मैंने एक मंत्री ग्रुप में देखा, संसदीय कार्य मंत्री ग्रुप में, कि सरकार को पहल करनी पड़ती थी। हम जाते थे जेटली जी के पास, सुषमा स्वराज जी के पास, उनसे रास्ता निकाल के उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, पर उनके कहने के अनुसार हम जो है कोई समझौता करते थे, कदम रखते, तब संसद चलती थी। जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हर सवाल आप लोगों का जो है उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा। देख लीजिए, मणिपुर के ऊपर भी देख लीजिए, पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं, देख लीजिए। मैं कुर्सी की इज्जत करती हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूंगी। तो वहीं बीजेपी की ओर से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। एक के बाद एक पीएम मोदी जिस तरह से विपक्ष पर हमले कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि 2024 की लड़ाई जोरदार होने वाली है। ऐसा पहली बार नहीं है जब संसद सत्र के दौरान विपक्ष के किसी मांग पर सत्ता पक्ष चर्चा को तैयार हो और विपक्ष ही उस चर्चा से भाग रहा हो। विपक्ष के तेवर की वजह से कई संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और विपक्ष के इंडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा है। उन्होंने बोला कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तब भी मोती नहीं चुगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वो शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। आगे सीएम योगी ने लिखा है कि नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से आपका गेम नहीं बदलेगा। ये इंडिया वर्सेस इंडिया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट देख सकते हैं, इंडिया वर्सेस I.N.D.I.A. तो बीजेपी की ओर से बार बार ये कोशिश हो रही है दिखाने की कि ये इंडिया नहीं बल्कि विभाजनकारी सोच वाला गठबंधन है। इधर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कोऑपरेटिव संशोधन बिल पेश किया, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया कि पहले सहकारी समिति के प्रमुख अपने परिजनों को नौकरी पर रख लेते थे, लेकिन नए बिल में कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में ब्लड रिलेशन को नौकरी नहीं मिलेगी। संशोधित बिल से व्यापार करने में आसानी होगी, काम करने में बदलाव दिखेगा और सहकारी संसाधनों में पारदर्शिता है।
सहकारी समितियों में मनमानी खत्म होगी, संस्थाओं से भाई भतीजावाद खत्म होगा और कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत कई काम कर सकेंगी ये संस्थाएं। मैं भी सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। सहकारिता आंदोलन में बहुत सारा आरोप लगता था कि जो लोग सहकारिता समिति चला रहे हैं वही लोग अपने चाचा, मामा, चाचा का बेटा, भाई, साला, साली उसको नौकरी देते थे। अब हमने तय किया है कि कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी ब्लड रिलेशन नहीं, डिस्टेंस रिलेटिव को नौकरी नहीं दी जा पाएगी। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।